बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूँ आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज इसलिए ख़ास तौर पे मैंने पूछा है क्योंकि हालात जो हैं वो बड़े परेशान कुन हैं। डरना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत ही अजीब सी इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पूरी दुनिया में ये है। अभी तो पाकिस्तान में काफ़ी हालात बेहतर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर एक और सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो चुकी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये पहली मरतबा अमेरिका की तारीख में हम देख रहे हैं कि वैसे तो जो बाइडन जो हैं वो जीते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अभी तक व्हाइट हाउस को छोड़ने और अपनी सदारत के ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं लग रहे। और ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वैसे तो चीन ने भी आज मुबारकबाद जो है वो दे दी है प्रेसिडेंट जो बाइडन को, और उन्होंने अपनी सदारती जो एक तरह से मसरूफियात हैं वो भी उसका भी आगाज़ कर लिया है। बैरूनी जो सरबराहान हैं उनसे उन्होंने गुफ्तगू भी शुरू कर दी है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने मार्क एस्पर जो कि डिफेंस सेक्रेटरी थे उनको फारिग कर दिया है, क्रिस्टोफर मिलर को कायम मुकाम वजीर दिफा तैनात कर दिया है। सो ऐसा लग रहा है कि वो तो अपनी जो सदारती जिम्मेदारियां हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बहुत कंफ्यूजिंग इस वक्त सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। इसी के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं इम्तियाज़ साहब, फिर हम जाएंगे। वो एक और भी वीडियो हमारे पास है बड़ी अच्छी, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये आपको लग क्या रहा है कि ये क्या हो रहा है? देखिए, अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा इस तरह हो रहा है कि जो इंतकाल इक़्तिदार है उसकी राह में मौजूदा सदर कुछ बज़ाहिर रुकावट बन गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि हमारे साथ मेहमान हैं वाशिंगटन में, कैसर शरीफ साहब हैं, तो हम बराह रास्त उनसे पूछ लेते हैं कि क्योंकि वो तो बिल्कुल उनके करीब बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सुनगुन क्या है? तज्ज़ियाकार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, ब्लॉगर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। हम तो यहाँ से बैठ के देख भी रहे हैं और तज्ज़िये भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप चूंकि वहीं पे हैं, आपको ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है कैसर साहब? जी जी, नहीं शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, जाहिर है कि इस वक्त जो हो रहा है ये काफी गैर मामूली किस्म की सिचुएशन है। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड दूं कि अमेरिका के इलेक्शन हमेशा नवंबर के पहले हफ्ते में होते हैं। उसका ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो दिसंबर की 8 तारीख तक, यानी तकरीबन 4 हफ्तों में कंपाइल किया जाता है। लेकिन होता यह है कि जो भी हारने वाला होता है कैंडिडेट, वो पहले दिन दूसरे दिन एक्सेप्ट कर लेता है कि कंसीड कर लेता है कि मैं हार गया हूं। तो वोट्स की गिनती होती रहती है, लेकिन लोग समझते हैं कि इलेक्शन खत्म हो गया। इस दफा जो गैर मामूली हालात ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि वो हार चुके हैं। इस वजह से ये मामला सारा तूल दे गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नवंबर के एंड तक ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और धीरे धीरे जो लोग उनके साथ हैं और उनको एग ऑन कर रहे हैं कि आप कोर्ट केस करें वगैरह वगैरह, वो सब छट जाएंगे मेरा ख्याल से। क्योंकि अब समझिए कि तकरीबन 50 में से 48 स्टेट्स के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो सामने आ चुके हैं, और बाकी जो दो स्टेट्स रह गए हैं वो कुछ भी हो जाएं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द फाइनल रिजल्ट। तो हो जाएगा सारा कुछ सॉर्ट। हाँ, लेकिन अजीब सी हालत है। ये बताइएगा कैसे साहब के माइक पॉम्पियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने तो 2 रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रांजिशन के हवाले से एक सवाल का बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। जब उनसे कहा गया कि दूसरी इंतकाल इक़्तिदार की राह में शायद रुकावटें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमलन उन्होंने ये कहा कि 20 जनवरी को दूसरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ये देखिए, पॉम्पियो साहब जो है ना, वो गैर जिम्मेदाराना बातचीत करने में बहुत माहिर हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और उन्होंने इस तरह की बात की जो बहुत अजीब सी बात थी। बाद में वो फॉक्स न्यूज पे गए और उन्होंने कुछ कहा कि नहीं, वो तो मजाक की बात में कर रहा था। यानी यहाँ पे देखें कि सारी दुनिया जो है वो देख रही है अमेरिका के इलेक्शन में क्या हो रहा है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस तरह की बात करके और फिर कहे कि मैं मजाक कर रहा था। तो ये एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है और इनके इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं, इन सब का रवैया इसी किस्म का है। और रियली लोग जो हैं, कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग हंस रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। सही। अच्छा कैसा साहब, अवाम का जो रिस्पांस है वो आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान भी
इस तरह की बातें होती रही कि अवाम का बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आ सकता है, कुछ सिविल वॉर हो सकती है, और उनको एक तरह से बगावत पे उभारा भी जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो आपको लग रहा है कि अवाम भी कोई रिस्पांस देगी, कुछ बाहर निकल सकते हैं सड़कों पर? देखिए, अवाम के रिस्पांस के हवाले से पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि अमेरिका जो है वो बहुत ही एक डिवाइडेड बटा हुआ मुल्क है कि अगर 51% वोट मिले हैं जो बाइडन को, तो 49% डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। इसलिए दो हाफ्स में बटा हुआ है। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन वॉशिंगटन से लेकर के सारे बड़े शहरों में इतने लोग खुशी में सड़कों पे निकल आए और बेतहाशा सेलिब्रेशन होता रहा और बैंड बाजे बजते रहे सारी रात। तो ये है। दूसरी तरफ से धमकियां आ रही थी कि वो एक पूरी रैली निकलेगी ट्रंप की तरफ से वगैरह वगैरह, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, छोटे छोटे पॉकेट्स में हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मामला आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन जो अवाम में डिवीजन है इस वक्त उसको सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा, या शायद वो ना सेटल हो, क्योंकि मुल्क बिल्कुल डिवाइडेड है। और दूसरी चीज जो एक अनयूजुअल है वो ये कि ये पहली दफा, मैं अमेरिका में तकरीबन 42 साल से रह रहा हूँ, पहली दफा मैंने देखा है कि एक प्रेसिडेंट जो इस वक्त प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल लोगों को मिसलीड और मिसगाइड कर रहा है और उनको एक तरह से इंसाइट कर रहा है कि ये गलत हुआ है, चोरी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है वगैरह। और उसका इफेक्ट तो अवाम पे बहुत हो रहा है डेफिनेटली। तो इसका डर है कि आखिर में लोग अल्टीमेटली किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन सो फार सो गुड फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा ख्याल से ये मामला सेटल हो जाएगा। आप तो बज़ाहिर बड़े पुरुमीद नज़र आते हैं कि मामलात सुलझ जाएंगे, तो इसकी बुनियादी वजह क्या वो इदारे हैं अमरीकी जमहूरियत के अंदर, वो मैकेनिज़्म्स है जो कि इतने अरसे से जिनका इर्तिका हुआ है और अब वो काफ़ी मजबूती के साथ इस पूरे प्रोसेस को आगे ले जा रहे हैं? जो होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से भी बयान आया, इस तरह जो इलेक्टोरल फ्रॉड, इलेक्टोरल प्रोसेस पे नज़र रखने वाले कोई काउंसिल है, उनका भी आया कि ये अमेरिका की तारीख़ का शफाफ तरीन इंतखाब था। तो इस तमाम जो पुश बैक हुआ है इंस्टीट्यूशनल, जिसको कहते हैं पुश बैक, क्या उसकी वजह से आप पुरुमीद हैं कि मामलात रफ्ता रफ्ता सुलझ जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि जो प्रोसेस यहाँ पर है वो बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है और इस्टेब्लिश्ड है, और उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए आती है कि यहाँ के जो इलेक्शंस होते हैं वो 50 स्टेट्स जो हैं, हर स्टेट के कवानीन में थोड़े थोड़े फर्क हैं। तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं उनका रूल ये है कि उनको नवंबर की 22 तारीख तक या 25 तारीख तक या 28 तारीख तक अपने रिजल्ट्स फाइनल करने हैं। तो इस वजह से लगता है कि ये कुछ अलग अलग किस्म की चीजें हो रही हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है वो ये कि 8 दिसंबर तक सारे स्टेट्स को अपने रिजल्ट सर्टिफाई करके भेजने होंगे। दूसरी चीज ये कि जो हम इलेक्शन देख रहे हैं इसमें पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि जिन स्टेट्स में रिपब्लिकन स्टेट लीडरशिप है और इलेक्शन के जो इदारे हैं जो रिपब्लिकन्स के अंडर हैं, वो भी बहुत ही सर्टेनिटी के साथ ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सही हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है और हम वोट गिनते जा रहे हैं और एंड सो ऑन। तो उसमें जो, यानी मैंने अपने रिसेंट नोट में भी लिखा था कि आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय द पीपल हु आर वर्किंग ऑन टैबुलेटिंग द इलेक्शन, जो गिनती कर रहे हैं और जो हिसाब कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो हालांकि बहुत डिफिकल्ट हालात में। आप सोचें कि इस दफा इतने ज्यादा बाय मेल वोट्स आए हैं, जितने नॉर्मल आते हैं, हमेशा बाय मेल वोटिंग थोड़ी बहुत होती है अमेरिका में, लेकिन इस दफा उससे समझिए 10 गुना 20 गुना ज्यादा आए हैं। तो बेतहाशा वोट्स को हाथ से गिनने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन और कोविड का जमाना है, लोग मास्क पहने हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये सारे इदारे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सही तरीके से हर चीज की गिनती हो रही है। इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सब सही होगा। और जितने कोर्ट केसेस अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइल किए हैं वो ज्यादातर रद्द हो गए हैं, क्योंकि कोई उनके पीछे वो नहीं है, कोई मवाद नहीं है उसमें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सदर ट्रंप ने जितने इकदाम किए हैं, जिस नौयत के बयान दिए हैं, मार्क एस्पर और उसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट के 3-4 और सीनियर ऑफिशियल्स को भी उन्होंने फारिग कर दिया है, तो इससे जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, जो गैर यकीनी पैदा हो रही है, उसका अमेरिका की मईशत पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, अमेरिका की मईशत पे तो जाहिर है कि जब कन्फ्यूजन होगा तो अच्छा असर नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो अमेरिका में
कई क्राइसिस, बड़े बड़े क्राइसिस सब इकट्ठे चल रहे हैं, और एक इलेक्शन का क्राइसिस जो एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन हो गया है और हो रहा है। दूसरा जो कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी वैसे ही बहुत सफर कर रही है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ये जो वायरस है ये इतना टेक ऑफ हुआ है। पिछले एक हफ्ते के अंदर या 8 दिनों के अंदर 1 मिलियन नए केसेस आए हैं कोरोना वायरस के, और एक दिन में कोई 1300-1400 अमरीकी जो हैं वो मर रहे हैं कोरोना वायरस से। तो ये सारी चीजें मिला करके जाहिर है कि इट्स नॉट गुड। दूसरी चीज ये कि इस वक्त एट अ टाइम एक मुल्क का एक ही सदर हो सकता है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, और इस वक्त कोई एविडेंस नहीं है कि वो कोरोना वायरस के हवाले से कोई भी काम कर रहे हैं, बल्कि कोई भी काम किसी भी हवाले से कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है सिवाय ट्वीट्स करने के। तो जाहिर है कि जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो तो इसको उठा करके करना शुरू नहीं कर सकते, हालांकि उन्होंने अपनी कोरोना वायरस टास्क फोर्स एडवाइजरी कैपेसिटी में बनाई है। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि जो हेल्थ क्राइसिस है वो बुरी तरह निगलेक्ट हो रहा है, और ऐसे वक्त पर कि बहुत ही तेजी में बढ़ रहा है, बहुत ही तेजी में बढ़ रहा है। यानी पिछले 10 दिनों में समझिए कि डेली जो इन्फेक्शन के रेट्स हैं वो दुगने तिगने हो गए। कल के दिन तकरीबन 1,60,000 लोग इस वायरस का शिकार हुए हैं, डायग्नोज हुए हैं कल के दिन, सिर्फ एक दिन में। तो ये बताइएगा कि ट्रंप को समझा जा रहा था कि ही इज इमर्ज एज ए डिसरप्टर, कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिसरप्ट किया है, और स्टेटस को के वो मुखालिफ हैं, तो और उसकी वजह से उनको 70 मिलियन वोट तो फिर भी मिल गए। तो वाज इट गुड और बैड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स? ये देखिए, मैं तो अपना ओपिनियन ही दे सकता हूँ सिर्फ। आपने इनको डिसरप्टर कहा, उनको कुछ लोगों ने, बल्कि बहुत पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन है उसने फ्लेम थ्रोअर भी कहा उनको, और मैं समझता हूँ कि समटाइम्स ही ट्राइज टू डिसरप्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिसरप्टिंग। इनको वोट जो मिले हैं वो इन अ वे सरप्राइजिंग है और नहीं भी है, क्योंकि इनका मेन जो इनका एजेंडा है या जो मैसेज इनका मेन है वो बेसिकली है रीचिंग आउट टू द वाइट पीपल हु आर अनहैप्पी विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अच्छा, किस चीजों से वो लोग नाखुश हैं? एक तो ये कि अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जिसमें बहुत से ये लोग जो जिनके पास कॉलेज डिग्रीज नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे छोटे छोटे एरियाज में, वो जॉब्स बहुत सारी चली गई या बहुत कम हो गई हैं। उसके अलावा एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है अमेरिका में। इस वक्त समझिए कि 34-35% आबादी जो मुल्क की है वो नॉन वाइट लोगों की है, मेरे जैसे नॉन वाइट लोगों की है, और प्रोजेक्शन ये है कि अगले 20-22 साल में अमेरिका की जो वाइट गोरी जो आबादी है वो 50% से कम हो जाएगी। तो बहुत से लोगों को इसकी भी एंजाइटी है। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक एंजाइटी जो हुई उस पर कैपिटलाइज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और लोगों को आगे बताया है कि हाँ तुम बड़े बुरे हाल में हो, और ये इमिग्रेंट्स तुम्हारी जॉब्स ले रहे हैं, और चाइना तुम्हारे साथ ये कर रहा है वगैरह वगैरह। ये चीजें जो है रेजोनेट हुई हैं। अगर आप उनका स्लोगन भी देखें, गेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रेट अगेन आप किस दौर में वापस जाना चाहते हैं? जब अकलियतियों पे जुल्म होता था या अफ्रीकन अमेरिकन को वोट नहीं दिया जाता था वगैरह वगैरह, तो ये किसी ओल्ड यानी किसी पास्ट हिस्ट्री को रिक्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन हर इंसान का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो कोई पास्ट का ऐसा टाइम था जो बहुत अच्छा था, लेकिन इनकी जो वोट बैंक है वो ये समझती है कि हमें वापस जाना चाहिए जब एक तरह की सुपीरियोरिटी थी या एक तरह की प्रिविलेज था वाइट पॉपुलेशन का। सही, बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, ये पहली मर्तबा होगा और ये कहा भी जा रहा है, जो बाइडन भी कह चुके हैं कि अमेरिका की हुकूमत इतनी कमजोर नहीं है कि व्हाइट हाउस से निकाल न सके डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये भी हो सकता है, इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि उनको फोर्सफुली निकाला जाए। देखिए, उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि इस पे नौबत नहीं पहुंचेगी यहाँ तक, इसलिए कि अब सिस्टम के अंदर से उनके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें आ गई। जो इदारे थे, चाहे वो इलेक्शन के प्रोसेस में जो इन्वॉल्व इदारे थे, होमलैंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इदारा है, तो वो उनके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। खुद रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में या सेनेट में हैं, उन्होंने भी अब मुतालबे शुरू कर दिए हैं कि नौ मुंतखब सदर को जो ज़रूरी होती हैं ब्रीफिंग्स, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स, उसका सिलसिला भी शुरू होना चाहिए,
लेकिन वो उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे। हालांकि कुछ जो बाइडन ने अपने कुछ लोगों को नामजद भी कर दिया है अपने चीफ ऑफ स्टाफ के लिए और कुछ और पोजीशंस के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा काम तकरीबन मुकम्मल है, जो ऑपरेशनल काम है, जो ही हम पहला दिन मैं वाइट हाउस में पहुंचूंगा तो उसी दिन से हमारा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये रिपेयर करने का, रीबिल्ड करने का वक्त है। यानी जो नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बकौल पहुंचाया मुल्क को, उसका अजाला करना है। अजाला इसी सूरत में हो सकता है कि आप पहले से तैयार रहें कि आपके सामने चैलेंजेस क्या पड़े हुए हैं। सही, ठीक। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम ये तब्दीली जो अमेरिका के अंदर इतनी पड़ी आई है, अगर इसको देखें तो एक तो अफगान अमन अमल जो है और ओवरऑल इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? वो अफगानिस्तान के लिए कुछ अच्छे ये हालात, इशारे जो हैं अच्छे नहीं हैं। अच्छा, इसलिए कि मार्क एस्पर यानी वज़ीर दिफा को डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इस बुनियाद पे फारिग किया कि जब ट्रंप ने ये कहा था कि क्रिसमस से पहले हमारे अक्सर नौजवान अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगे, उससे अगले दिन मार्क एस्पर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, हमारे मंसूबे कुछ और हैं और उसके मुताबिक हम आराम से अफगानिस्तान से निकलेंगे और हमारी एक मखसूस तादाद यहाँ पे मौजूद रहेगी। जबकि तालिबान दूसरी तरफ ये इसरार कर रहे हैं और बिल्कुल उस मुआहदे के मुताबिक चलना चाहते हैं जो 29 फरवरी को अमेरिका के साथ हुआ और जिसके मुताबिक 30 अप्रैल तक अमेरिका की तमाम अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों का कुछ और ख्याल है। अब हो ये रहा है कि चूंकि 19 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप सदर हैं, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं और उनकी राह में कोई रुकावट हायल नहीं है। ठीक। अब जो इशारे वहाँ से मिल रहे हैं वो उनके मुताबिक ऐन मुमकिन है कि अगले 2-4 दिन में वो अफगानिस्तान से अफवाज के इरखला का कोई ऐलान कर दें। और अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मज़ीद 2 या 3 हज़ार फौजी वहाँ से वापस बुला रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा नफसियाती धचका लगेगा अब अफ़गान अफवाज को, अफ़गान हुकूमत को। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जो आसार हैं वो इस तरह के कि अगर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब अगले 4 हफ्ते के अंदर हमने 4000 लोग और वापस बुला लेने हैं अफ़गानिस्तान से, ऐन मुमकिन है कि उसमें तालिबान को एक शय मिले। अच्छा। और उनको कुछ और मुल्कों की तरफ से जैसे रूस है कुछ शय मिल जाए और वो बड़े पैमाने पे हमले शुरू कर दें। क्योंकि अगर तो इन्होंने कह दिया कि आप 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर निकले तो तमाम काम 3-4 हफ्ते के अंदर करना, यानी 4000 फौजियों को वहाँ से निकालना आसान काम नहीं होता। सबसे बड़ा ख़दशा फिर ये होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट की है अमेरिका ने सर्वेलेंस सिक्योरिटी इक्विपमेंट की सूरत में, उसका क्या बनेगा? इंतहाई कीमती आलात हैं, इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो जदीद हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक्स हैं, उसका क्या बनेगा? अगर छोड़ के आते हैं तो कोई और इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह नजीबुल्ला के खिलाफ एकदम हालात ने पलटा खाया था आज 1992 में, तो ऐन मुमकिन है कि तालिबान दूसरे कुछ धड़ों को साथ मिला के और किसी दूसरे ममालिक की शय पे कई नए ताबड़तोड़ हमले ना करें। अगर ऐसा हो गया तो फिर नफसियाती तौर पे अफ़गान अफवाज को और अफ़गान पुलिस को तालिबान का मुकाबला करना का खासा मुश्किल हो जाएगा। तो अब तमाम ममालिक ये दुआ कर रहे हैं बशमूल रूस और चीन के कि आप अफ़गानिस्तान से जाएं, लेकिन ज़िम्मेदाराना इनखला होना चाहिए, यानी उसको आप बिल्कुल सीक्वेंस करें, जल्दबाजी में ना हो। बिल्कुल जल्दबाजी जब करेंगे तो आप इतने 19 बरसों में एक जो रियासत बनी है, मुसल्लह अफवाज बनी हैं, उनका कहीं शिराजा न बिखर जाए। और इस सारी सूरत हाल का, क्योंकि अमन अमल के अंदर और मुज़ाकरात में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? पाकिस्तान के लिए बिलाशुबा अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं, एक और नई खाना जंगी शुरू होती है वहाँ पे, तो उसका बराह रास्ता से तो पाकिस्तान पे आएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान से फिर कई लोग जान बचाने के लिए इस तरफ को भागेंगे और फिर एक मुस्तकिल बॉर्डर पे आपका प्रेशर रहेगा। और दुआ पाकिस्तान में भी यही है, हमें
आला हुकाम ने भी यही कहा कि उनकी भी ख्वाहिश है कि अमरीकी जिम्मेदाराना अंदाज में वहाँ से जाएं। फौरी तौर पे जाना किसी तरीके से किसी भी मुल्क को, ना अफ़गानिस्तान को और ना जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको सूट करता है। लिहाजा कोशिश यही है और बार बार तालिबान को ये तरगीब दी जा रही है कि खुदा के लिए आपने मुज़ाकरात का रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी में उनकी बका है, इसी में अफ़गानिस्तान की बका है। और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान के अंदर जो नई सोच ने जन्म लिया है वो ये है कि हम एक सिक्योरिटी रियासत से जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की मईशत को सहारा उसी वक्त मिलेगा, मईशत के बुनियादी जो सुतून हैं वो उसी सूरत में बेहतर होंगे जब उस पर मुकम्मल फोकस हो और अफ़गानिस्तान में अमन हो। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान में अमन का बराह रास्त दारोमदार अफ़गानिस्तान के अमन पे, इसलिए हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में भी अमन हो, तमाम जो शराकतदार हैं आपस में वो मिल बैठ के मुस्तकबिल का कोई रास्ता मुतय्यन करें। लेकिन उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त बड़ी एक स्टेलमेट की सूरत हाल है, मुज़ाकराती अमल जमूद का शिकार हो चुका है और उसमें दोनों तरफों को, दोनों अतराफ़ को थोड़ी लचक का मुजाहरा करना होगा और उन्हें भी इस अमर का एहसास करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के जो 2-2.5-3 करोड़ अवाम हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं मुस्तकिल अमन के लिए, ताकि उसकी वजह से यहाँ पे सिलसिला कोई तरक्की का और अमन का शुरू हो सके। और हम ये भी देख रहे हैं इम्तियाज़ साहब कि गुज़श्ता कुछ अरसे में पूरी दुनिया ने ये रियलाइज़ किया है कि जंगें जो हैं वो किसी भी मामले या किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। और ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की दूसरों की जंगों में, ख़ासतौर पे जो अमरीकी साबिक फ़ौजी अफसरान हैं, अब अमरीका के अंदर भी एक तासुर जो है ये सामने आ रहा है उभर के कि पराई जंगों में जो है उनके लोगों को ना धकेला जाए। और इसकी एक मिसाल अभी हालिया दिनों में एक वीडियो सामने आई, मैं चाहूँगी अपने प्रोड्यूसर साहब से कि वो दिखाएं, जिसमें जो बाइडन को मुखातिब कर रहे हैं एक साबिक फ़ौजी, अमरीका का साबिक फ़ौजी है, और देखें कि किन अल्फाज में वो गुफ्तगू करते हैं। ज़रा देखिए। I'm an Air Force veteran here with Army veterans. We're just wondering why we should vote for someone who voted for a war and killed thousands of our brothers and sisters. Countless Iraqi civilians. You enabled that war. You also gave a medal to a man who enabled that war and caused that war. Their blood is on your hands as well. And you're disqualified. You're disqualified. My friends are dead. So is my son. बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो कि तुम जंगों के हिमायती रहे हो तो तुम डिस्क्वालिफाइड हो, यू आर डिस्क्वालिफाइड, तुम सदर नहीं बन सकते। इम्तियाज़ साहब, इस पे क्या आप कमेंट करेंगे? जज्बात तो काफ़ी पाए जाते रहे ना, क्योंकि ये इंतखाबी मुहिम के दौरान ये सारी गुफ्तगू हुई थी और सदर ओबामा के दौर में आपको मालूम है कि जो जंग पाकिस्तान में भी ड्रोन हमले 400-500 ड्रोन हमले हुए थे और इराक, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे भी सर्ज हुई थी। सर्ज का मतलब है कि इजाफी अफवाज भेजी गई थी ताकि हम अपना मिशन मुकम्मल कर सके। तो इसलिए बार बार वो नौजवान साहब फौजी उसको ही कह रहे कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं, हम आपको नहीं मानते, आप जो अपने लिए कन्वेसे इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आप आए हुए हैं, सो हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि आप जंगों की हिमायत करते रहे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल अगर हम थोड़ा सा नाजरीन को ये बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों गैर मकबूल हुए, या डोनाल्ड ट्रंप अगर अफ़गानिस्तान से अभी अपनी अफवाज को, ज़्यादातर अफवाज को वापस निकालने का मंसूबा अगर बना रहे हैं, इस वक्त सोच रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे वो मेरा ख्याल है दुनिया में अपना एक नक्श छोड़ के जाना चाहते हैं कि अमेरिका ने बैरूनी ममालिक में जितनी जंगें शुरू कर रखी थी, मैंने उन जंगों का ख़ात्मा किया। सो ही वांट्स टू गो डाउन इन द हिस्ट्री एज समबडी के जिसने बैरूनी ममालिक में अमेरिका की डिसएंगेजमेंट ख़त्म की। क्योंकि ये कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा था कि जो यहाँ का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिससे उनकी मुराद है वजारत दिफा, उसके कॉन्ट्रैक्टर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज, कि उनकी, मैं चाहता हूँ कि उनकी ख्वाहिशात को रद्द करूँ, उनकी ख्वाहिशात को पे पानी फेर दूँ, क्योंकि वो अमेरिका को मुसलसल जंगों में मुलविस रखना चाहते हैं जो कि किसी भी तरीके से अमेरिका के हक में नहीं है।
सो इस लिहाज से बहुत सारे अवामिल थे जो इन इंतखाबात में जो है कार फरमा थे। बहरहाल देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है और ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने की तरफ राग़िब करने के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से मखसूस बैंक अकाउंट्स मुतारफ़ कराए हैं। स्टेट बैंक की ये स्कीम है और इसके तहत बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो घर बैठे पाकिस्तान के 8 कमर्शियल बैंकों में रुपया या गैर मुल्की जो करेंसी है उसमें ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकेंगे। और इस स्कीम के तहत ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और सेविंग स्कीम्स में भी सरमायाकारी कर सकेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त नाज़रीन तकरीबन 90 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो रहते हैं, जो हर साल तकरीबन 3 अरब डॉलर्स गैर मुल्की तरसेलात जो हैं उसकी शक्ल में पाकिस्तान भेजते हैं। और अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इसमें अच्छा खासा इजाफा हो सकता है इस स्कीम की वजह से। सो आज हम इसी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इस स्कीम कितनी मौसर साबित हो सकती है। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह साहब आपके वक्त के लिए। सलीमुल्लाह साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी जरा लोगों की उनके नॉलेज के लिए आप काइंडली बताएं कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है ये है क्या? जी, रोशन डिजिटल अकाउंट एक बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनको हम कनेक्ट करें अपने बैंकिंग सिस्टम से और अपने पेमेंट सिस्टम से, ताकि वो जो उनकी एक बड़ी काफ़ी देरीना डिमांड थी कि वी हैव बीन रिसीविंग रेमिटेंसेस फ्रॉम देम, उनसे हम डिमांड भी करते हैं दे शुड बी कंट्रीब्यूटिंग इन पाकिस्तान इकोनॉमी, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग फॉर देम, उनकी ये डिमांड थी कि दे शुड हैव दोस फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो उसके लिए हमने ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इनिशिएटिव लिया है, ताकि वो डिजिटली वहाँ अपने मुल्क में बैठे हुए विदाउट विजिटिंग एनी ब्रांच of the bank, without visiting any government office, they should be able to access the bank's website and give their particulars, submit the documents, and this, so that they should be able to open the accounts and have all the banking services available in Pakistan. So that is an initiative which has been the demand of the overseas Pakistanis, और हमने we are very satisfied alhamdulillah कि हमने ये डिमांड फुलफिल की और बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका अभी तक। इन लेस देन 2 months यू सी दैट अभी तक कोई 37,000 प्लस अकाउंट्स खुल चुके हैं और अबाउट $68 मिलियन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने इनमें कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इसके मॉनेटरी फ़वाइद क्या हो सकते हैं कन्वीनियंस के अलावा? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो हमने उनके लिए सारी बैंकिंग, पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ओपन कर दी हैं which are digitally available in Pakistan. So इसमें what they can do with these accounts, they can invest in stock market, they can invest in government securities, and they can invest in real estate, and they can have their balances in their respective banks. तो ये सारे avenues उनके लिए खुल गए हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके लिए तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अट्रैक्टिव सर्टिफिकेट भी लॉन्च किया, जिसको कल ही प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, विच इज़ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो RDA होल्डर्स हैं, जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं, वही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड दोज नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आर ऑफरिंग वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न्स। डॉलर टर्म्स में they are offering up to 7% return to the investors,
and in the rupee terms, because these are available both in PKR and dollars, तो rupee term में up to 11% का profit दे रहे हैं. तो ये सारे अट्रैक्टिव एवेन्यूज अवेलेबल हैं थ्रू दी रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स, और अभी तक जैसे मैंने पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस इज एक्सेप्शनली गुड. सही. अच्छा सलीम साहब, ये जो गैर कानूनी तौर पर फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं वहाँ से ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो आप समझते हैं कि इसके ज़रिए उनका रास्ता भी रोका जा सके? यानी हवाला हुंडी जो है किस हद तक रोकी जा सकेगी? देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो अपनी जो सेविंग्स है, वो जो अभी तक वो सेविंग्स मुल्क से बाहर जो उन्होंने रखी हुई हैं, उन सेविंग्स को वो मुल्क के अंदर रख सकें. तो जब ये वाला एवेन्यू अवेलेबल होगा कि आपका बिल्कुल ऐसे ही है रोशन डिजिटल अकाउंट कि जैसे आपका कोई भी दूसरा अकाउंट है, चाहे वो मुल्क से बाहर है या मुल्क से अंदर है, तो यू कैन यूज़ दैट अकाउंट for doing all the banking services in Pakistan. तो उससे क्या हो रहा है कि फिर वो जो आपका इंसेंटिव है टू गो इन द इनफॉर्मल सेक्टर, वो काफ़ी आपका सबसाइड होता है. तो वी होप कि इसमें जैसे अभी तक का रिस्पांस बड़ा अच्छा है और आगे ये फर्दर भी इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह. तो इससे फिर ये जो हमारा फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के का हमने एवेन्यू प्रोवाइड कर दिया है, in addition to the remittances, we would see that the overseas Pakistanis would be able to place bulk of their savings जो कि अभी तक पाकिस्तान से बाहर पड़ी हुई हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रख सकें. अच्छा सलीमुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि क्या ये आम नाजरीन के लिए जिनको नहीं पता है कि ये अकाउंट किसी ख़ास बैंक में खोले जा सकते हैं या किसी भी बैंक में? देखिए इसमें चूँकि हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो सबसे पहला हमारा फोकस ये था कि हम उन बैंक्स को सिलेक्ट करें जिनके आईटी सिस्टम्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जिन पे कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आप कस्टमर ने डिजिटली एक्सेस करनी है, डिजिटली अकाउंट खोलना है, डिजिटली सारी सर्विसेज लेनी है. तो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैरामीटर वाज कि उन बैंक्स को सिलेक्ट किया जाए जिनके आईटी सिस्टम्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और जिनके पास ये डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर करने की का एक्सपीरियंस अवेलेबल है. तो इनिशियली वी हैव सिलेक्टेड 8 बैंक्स हैं, जिसमें कि HBL, MCB, UBL, बैंक अल्फला, मिज़ान बैंक, फैसल बैंक और सामा बैंक शामिल हैं. तो ये वो बैंक थे जिनको हमने इन बेसिस पे एवेल्युएट किया कि इनके पास वो कैपेसिटी है और इनको डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर करने का एक्सपीरियंस है, तो उसकी बेस पे हमने ऑफर किया है. बट नाउ द क्राइटेरिया इज अवेलेबल as the other banks would be improving the overall systems and coming up with these digital products. So we will be opening up this facility for other banks as well. सही. अच्छा सलीम साहब, आपने अभी कहा कि बड़ा अच्छा रिस्पांस आया ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से, तो क्या कोई टारगेट सेट किया है आपने माहाना या सालाना अकाउंट्स खोलने का? देखिए तकरीबन 8.5 मिलियन पाकिस्तानीज हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में इस वक्त बेस्ड हैं. तो हम ये टारगेट कर रहे हैं कि अगर हमने इनमें से कुछ 5 से 10% को भी ओवरऑल टारगेट कर लिया, तो आई थिंक दैट वुड बी समथिंग के वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ले जाएगी और दैट विल प्रोवाइड ए स्टेबल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंडिंग के जो पैसे अभी तक पाकिस्तान से बाहर अकाउंट्स में पड़े रहते थे, पाकिस्तान से बाहर अवेलेबल रहते थे, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अवेलेबल होंगे. अच्छा, अभी जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आपने लॉन्च किया है, तो इसका रिस्पांस क्या है? आप क्या समझते हैं, इसका कोई ट्रेंड बना सकेगा ये? बहुत अच्छा रिस्पांस है. कल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है. सॉफ्ट लॉन्च हमने इसकी कुछ हफ्तों पहले कर दी थी. अभी तक मोर देन $31 मिलियन के हम जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू कर चुके हैं. और जैसे जैसे अब कल लॉन्च हुआ है, अब इसकी मार्केटिंग कैंपेन भी शुरू हो गई है, तो वी एक्सपेक्ट वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पांस बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग वेरी गुड रिटर्न्स, वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न्स टू आवर. सही. अच्छा सलीम साहब, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं रोशन अकाउंट में, जैसे जो लोकल पेमेंट्स हैं उनकी वसूली नहीं कर पा रहे ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो इस पर क्या काम हो रहा है कुछ? नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है. जो हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं
वो अपनी सारी पेमेंट्स जो पाकिस्तान में करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर करना चाहते हैं या इवन पाकिस्तान में करना चाहते हैं, ऑल दोज पेमेंट्स कैन बी मेड डिजिटली। वो भी डिजिटली पेमेंट्स कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर्स कर सकते हैं, और उसके अलावा जो इन्होंने वेरियस एवेन्यूज़ में मैंने बताया, जैसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में जाना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आना है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है, या इवन रियल स्टेट में जाना है, तो दीज ऑल एवेन्यूज़ आर अवेलेबल। ये नहीं है कि सिर्फ रेमिटेंस है। और फिर अगेन आई विल एम्फसाइज है कि ये ऐसा अकाउंट है कि जैसे एनी अदर अकाउंट अवेलेबल टू दी ओवरसीज पाकिस्तानी, पैसे ला भी सकते हैं और जब चाहे बिला किसी रोक टोक के, बिला किसी क्वेश्चन के, दे कैन टेक इट आउट। उनका देखिए, आपका अकाउंट होता है, नोबडी आस्क यू कि ये पैसे आप क्यों लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप जब चाहे पैसे लेकर आए, जब चाहे वापस लेके जाएं, नोबडी विल आस्क यू एनी क्वेश्चन। बड़ी अच्छी बात है अगर इतनी लचक मौजूद हो उसमें कि पैसा की ट्रांजैक्शन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो इस पे क्या करेंसी की कोई कदगन है कि कौन कौन सी करेंसी में ये अकाउंट खोला जा सकता है? देखिए, ये जो हमारी ऑल मेजर करेंसीज हैं, जिसमें कि US डॉलर है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, यूएई दिरहम है, सऊदी रियाल है, कैनेडियन डॉलर है, इस ऑल मेजर करेंसीज में दीज अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड। लेकिन जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, दीज आर अवेलेबल इन US डॉलर्स एंड PKRs। तो अगर आपने US डॉलर में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए क्या होगा कि फिर आपका अगर अकाउंट फॉर एग्जांपल पाउंड में है, ब्रिटिश पाउंड में है, तो फिर आपको वो पहले कन्वर्जन होगी, देन इट विल बी इन्वेस्टेड इन दी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। तो एक्सचेंज रिस्क थोड़ा सा उनको बेयर करना पड़ेगा, बट दैट इज़ द चॉइस ऑफ द अकाउंट होल्डर कि वो किस में जाना चाहता है। वो ब्रिटिश पाउंड में अकाउंट खोलना चाहते हैं, या वो डॉलर में खोलना चाहते हैं, या किसी भी जो भी मेजर करेंसीज हमारे पास अवेलेबल है उनमें वो खोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह साहब, बड़ी डिटेल से उन्होंने इस पूरी स्कीम के बारे में बताया और ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी आसान लग रही है कि डिजिटल आपकी ऐप जो है वो आपके हाथ में और आप उसको यूज़ कर सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान। जी, उसमें कुछ हमारे बैंककार दोस्त हैं वो भी बता रहे थे कि स्टेट बैंक जो बड़ी सरगर्मी से इन दोनों प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यही है जो शुरू में उन्होंने कहा कि बहुत अरसे से लोगों का मुतालबा था कि हमें कोई बराह रास्त तरीका नहीं मिल रहा अपने फंड्स भेजने का या वहाँ से निकालने का। उसमें यकीनन मुश्किलात तो आएंगी, कोई सिस्टम भी कोई 100% बिल्कुल स्मूथ सिस्टम नहीं होता है। और मेरा ख्याल है जो जोर जिस पे दिया जा रहा है कि जो शिकायत आपको सामने आ रही है उस शिकायत का मुस्तकिल आप अजाला तलाश करें, मुस्तकिल हल दें, ताकि जो नए आने वाले हैं, नए अकाउंट खोलने वाले हैं, उनको मसाइल का सामना न करना पड़े। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये सहूलत जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगले मौजू के साथ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी नज़र आ रही है और इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बड़ी मुतहरिक हैं। ख़ास तौर पे PMLN की तरफ से मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की तरफ से, और बड़ी ज़ोरदार कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। कौमी अखबार में गुज़श्ता दिनों एक तस्वीर शाया की गई है और गुज़श्ता रोज़ इनकी मुलाकात की वो तस्वीर है इन दोनों लीडर्स की, और ये तस्वीर अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो सियासी अशराफिया है उसकी एक मुकम्मल दास्तान जो है ये बयान करी। किस तरह से इसके ऊपर मेरे ख्याल में इम्तियाज़ साहब बड़े ज़बरदस्त तरीके से रोशनी डालेंगे। इम्तियाज़ साहब, ये जो तस्वीर छपी है, एक तो ये सियासी अशराफिया के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर बात करें, और दूसरे ये कि क्या सहाफ़ती इक़्तिदार जो हैं वो इजाज़त देती हैं हमें कि जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको इस तरह से फ्रंट पेज पे छापा जाए? इस पे आप जितना भी अफसोस करें कम है। अब मसला ये है पाकिस्तान में कि जो ही आप इस नौयत की तबसरे करते हैं इस नौयत की सूरत हाल पे, तो आप पे वो ठप्पा लगा दिया जाता है कि आप फलां जमात के मुखालिफ हैं, आप फलां जमात के मुखालिफ हैं। हालांकि जो तस्वीर है जिस अखबार में छपी है वो बड़ी आला सहाफ़ती अक़दार का हामिल अखबार है, और उसके मास्ट हेड पे यानी बिल्कुल जहाँ पे अखबार का नाम होता है उसके साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शबीह है, उनका एक बड़ा कॉल है। और
उसमें अगर आप मुवाजना करें इस तस्वीर के साथ तो देखिए कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो कि 28 साल की उम्र में 1.58 यानी तकरीबन 1.5 अरब रुपए के मालिक बन गए और थे। ये डिक्लेयर्ड है अभी, अनडिक्लेयर्ड इसके अलावा हमें नहीं मालूम। उसमें देखिए मैं देख रहा था जो इलेक्शन कमीशन ने भी अब 3 रोज पहले कुछ तफसीलात दी हैं असासों की, जो हमारे 342 अरकान असेंबली हैं उनमें कोई 12 जो हैं वो अरबपति हैं। उन 12 अरबपतियों में बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी 19 जायदादें पाकिस्तान में हैं, दुबई के 2 महल्लात हैं उसमें उनके शेयर्स हैं और 1.2 अरब रुपए उन्होंने अपनी 4 कंपनियों को कर्जे के तौर पे दे रखे हैं। और सवाल ये है, मैं वही जो अखबार जिसमें ये तस्वीर छपी है उन्होंने इसी अखबार में एक इदारिया भी लिखा हुआ है जिसमें जो असासे ज़ाहिर करने का या डिक्लेयर करने का जो एक सिस्टम 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में मुतारिफ करवाया गया, उसको क्वेश्चन किया कि ये कोई अच्छा निज़ाम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो असासों की मालियत का तयन है वो बड़ा भोंडे तरीके से होता है। और उसमें उन्होंने मिसाल दी है वज़ीर आज़म इमरान खान की, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म और एक और ख्याल ज़मान और अगज़ई साहब हैं कि ये तीनों लोग गुज़श्ता साल 2018 की डायरेक्टरी के मुताबिक 2019 की ये अरबपति थे, लेकिन इस मरतबा जो ताज़ा तरीन मालूमात है उसके मुताबिक ये अब लखपतियों की फहरिस्त में आ गए हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, पार्लिमानी अरकान हैं, उनकी जो ट्रेल है, मनी ट्रेल, क्या आप उसको फॉलो कर सकते हैं? यानी जो लोग मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी के गिरवीदा हैं पाकिस्तानी, उनको क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि आपकी कोई मनी ट्रेल है, किस तरह आप इतनी कम उम्र में, ठीक वो कहेंगे कि जी वालदा ने मुझे तरके में विरसे में चीज़ें मिली थी, लेकिन तमाम 19 जायदादें पाकिस्तान में फैली हुई हैं। सही। तो अब इंसान ये सोचता है कि एक वो शख्स जिसने अपने हाथ से चेक्स पे शायद दस्तखत करने के अलावा और कभी कुछ नहीं लिखा है, वो इतने ज़्यादा असासों का मालिक कैसे हो गया? अब उनके सामने जो खातून बैठी हैं वो एक सज़ा याफ्ता ज़मानत पे हैं। सही। और उन्होंने एक मौके पे ये कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और उसके बाद जो उनकी जायदादों की उसके बाद अब जो जायदाद की उनकी तफसीलात सामने आई हैं और जो खातून देखिए ना 1.5 लाख का 2 लाख का सिर्फ जूता पहनती हों। अब मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो इसके इतने मतवाले इनके हुए हैं, वो नहीं सोचते कि ये जो इनकी जो दौलत है उसमें शायद इनके हिस्से के पैसे भी शामिल हैं, जो इनकी तालीम के लिए, इनके बच्चों की तालीम के लिए, इनकी सेहत के लिए, इनकी दूसरी सहूलतों के लिए जो मुख्तस किए गए थे। का पैसा अब देखिए ना, वो जाम कमाल साहब को देखें जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, कोई 72 करोड़ उनके असासे हैं। यार मोहम्मद रिंद साहब को देखें जो कि हुक्मरान जमात से के साथ ताल्लुक़ है उनका, स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, कि दुबई में उनके 2 अपार्टमेंट्स हैं। उनके दुबई में कारोबार की मालियत उन्हें सिर्फ 30 लाख बताई है, जबकि 14,000 एकड़ ठीक है उनकी अपनी होगी, लेकिन एक और शर्जील मेमन साहब जो सिंध के वज़ीर इत्तलात थे, वो बड़े मज़े की कहानी है कि दुबई में उनकी 17 करोड़ की जायदाद है, पाकिस्तान में तमाम जायदाद 3 करोड़ की बताई है। गाड़ियाँ वो मैं नहीं बताता। ठट्ठा से जो हैं एक MP हैं सिंध असेंबली के, वो कोई तकरीबन 53 करोड़ के वो मालिक हैं। और असलम रईसानी साहब मैं भूल गया कि उनकी कोयटा में भी है, इस्लामाबाद में भी, माल्टा में भी जायदाद है कोई, और बताया जाता है कि कोई 21 अरब के उनके असासे हैं। तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का शायद इधर भी फ़र्ज़ बनता है कि जो बड़े लोग हैं, जो कि रोल मॉडल हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, उनकी मनी ट्रेल का आप उनको बेशक सज़ा न दें, मनी ट्रेल थोड़ा बहुत तो पता करके बता दें कि इनके ये पैसे
रातों रात मल्टीप्लाई कैसे हुआ थोड़ा है। बहुत क्यों इम्तियाज साहब, दुनिया भर में क्या होता है, दुनिया भर में तो आपके एहसास सबके सामने होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि वो छुपे हुए हों और लोगों को पता ना हो। जी बिल्कुल, बाकायदा डिक्लेयर करते हैं और उसकी स्क्रूटिनी भी बड़ी आसान होती है। हमारे यहाँ तो देखिए ना, ये घूम रहे होते हैं 1-1 करोड़ की गाड़ी में, कागजात में इलेक्शन कमीशन को बता देते हैं कि इस गाड़ी की मालियत 20 लाख रुपए है। और ये एक बड़ा वैलिड सवाल है कि हमारे इलेक्शन के निज़ाम के तहत जो असासों की मालियत का तयन है, ये एक बड़ा फॉल्टी सिलसिला है। इसको मेरा ख्याल है जब तक ये दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक आवाम के पैसों पे अमीर होने वाले लोगों के असासों की असल मालियत का पता नहीं चल सकेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो सिलसिला शुरू हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो नारा लगाया था करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का, और ये इस किस्म की जो माली करप्शन है ख़ास तौर पे उसके खिलाफ, इसका सिलसिला एटलीस्ट शुरू हुआ है। अब इसमें कितना वक्त लगता है और हम कब उन मुल्कों, तरक्की याफ्ता मुल्कों तक पहुँचते हैं और वो वाला तरीक़ाकार, वो वाला सिस्टम पाकिस्तान में भी उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि राइज हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिस्टर बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।